नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में विश्व नमोकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह करीब 8 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो लखनऊ में भी विश्व नमोकार महामंत्र पढ़ा जाएगा। लखनऊ में विश्व नमोकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 8 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज नवकार महादिवस का आयोजन किया जा रहा है और आज इसमें भारत के साथ साथ कई अन्य देशों के लाखों लोग, दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ नवकार मंत्र का जाप करेंगे और इसी क्रम में लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विवेक कश्यप का और ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ में विवेक, कहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से व्यवस्था की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवकार महामंत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया लखनऊ के संगीत नाथ अकेडमी में, जो कि गोमती नगर में पड़ता है। वहां पर कार्यक्रम होगा और लगभग 8:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नवकार महामंत्र का आज कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और विश्व से लोग इसमें जुड़ेंगे। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप बता दें आपको कि ये जैन धर्म में 68 ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाएगा और साथ ही जो ये उच्चारण किया जाएगा उसमें विश्व में शांति प्रबुद्धता का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैन धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है नवकार मंत्र। इसकी आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8:30 बजे करेगा और साथ ही जैन धर्म के जो तमाम जैन धर्म के जो गुरु हैं वो जुड़ेंगे और साथ ही देश को और विदेशों में शामिल होने वाले लोगों को मैसेज देंगे कि किस तरह से देश में शांति लाई जाए, किस तरह से प्रभुत्व को बढ़ाया जाए, एकता को बढ़ाया जाए। इसी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश के जैन धर्म के समाज के काफी लोग आज संगीत नाथ अकेडमी पहुंचेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि दिल्ली में कार्यक्रम 8 बजे होगा, यहाँ पर भी कार्यक्रम 8 बजे से ही होगा? जी बिल्कुल, 8:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगीत नाथ अकेडमी पहुंचेंगे और 8:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होकर लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जाएगा और साथ ही जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है कि वो सुबह पहुंचे और साथ ही नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। और साथ ही जो ये 68 शब्द है, एक काफी शक्तिशाली 68 शब्द माने जाते हैं और इन्हीं को मोतियों के तरीके पर एक मंत्र बनाया गया है, उसी को आज उच्चारण किया जाएगा। और साथ ही कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है वो काफी अहम है और साथ ही इसका उच्चारण शक्ति और मन की शांति और एकता का कहीं ना कहीं जो संदेश है वो आज दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, साथ ही कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगी। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जबकि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आए सीएम योगी आए दिन प्रदेश को नई नई सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम योगी ने लखनऊ में कैबिनेट की अहम बैठक की। यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए योगी सरकार की ओर से इस बैठक में कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगी। हाई टाउनशिप परियोजना, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के तहत मंजूर की परियोजनाओं को लेकर अहम फैसले हुए। इसके अलावा अयोध्या में डे केयर स्कूल और हाथरस में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु
नजूल भूमि इच्छक 4 ब्रह्मकुंड अयोध्या नजूल घाटा संख्या 695 स्थित मोहल्ला ब्रह्मकुंड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट 371.74 वर्ग मीटर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव आया है। इन लोगों के लिए खास तौर से इसको निःशुल्क भूमि जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 है। ये जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने अस्पताल पुराने सीतापुराई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया। ओडीओपी 2.0 की नीति को भी मंजूरी दी गई। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। ओडीओपी 2.0 की नीति के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में हाथरस में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम NHAI को सौंपा गया। आवास विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी मोहर लगी। यीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा नगरीय उपयोग प्रभार वसूलने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को शीघ्र से शीघ्र करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन 8 वर्षों में प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का हो चुका है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। नोएडा से लेकर के हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज की जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हाथरस में जो मेरठ का पेरिफेरल रोड है उन्हें सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को जल्द ही पूरा करने का भी संकल्प लिया गया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो प्रस्ताव यूपी के विकास पर कितनी गति देंगे। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नाकामियों को छिपाने के लिए वक्फ कानून लाया गया, जिस पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं, तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। कोई मतलब नहीं है। गरीब मुसलमानों के हित के लिए कानून है। जो मजबूत मुसलमान है, जो गरीबों का हक लूटते हैं, वही विरोध कर रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। संभल हिंसा मामले में मंगलवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान से पूछताछ की गई। सुबह 11 बजे एसआईटी दफ्तर पहुंचे जियाउर रहमान से करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। इस पूछताछ में उनसे कई सवाल पूछे गए, साथ ही जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जियाउर रहमान से आए दिन पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को एक बार फिर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष पेश हुए। हिंसा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की ओर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए।
से भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा, और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया, लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और न ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा मैं। इस और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने। दरअसल जियाउर रहमान मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए एसआईटी ऑफिस पहुंचे थे, जहां हिंसा मामले से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे गए। इधर जियाउर रहमान की माने तो इस मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। बता दें आपको कि 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। जियाउर रहमान बर्क पर सर्वे को लेकर झूठी अफवाह फैलाने और भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। उसको लेकर आज एसआईटी की टीम ने जियाउर रहमान बर्क, जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी से, आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग 3 घंटे ये पूछताछ चली और 3 घंटे पूछताछ के बाद जब जियाउर रहमान बर्क बाहर निकले तो उन्होंने बस मीडिया के सामने इतना ही कहा कि जब पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाएगी तो वो इसका सहयोग करेंगे, और साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया। फिलहाल संभल में जो हिंसा भड़की थी, उनके जो आरोपी है उनसे लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। उसी तर्ज पर आज संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की थी, जिसके बाद वो चेहरे चिन्हित किए गए थे जिन पर शंका थी, और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी, क्योंकि जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें पत्थरबाजी भी की गई थी और साथ ही जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस लगातार जो छापेमारी के साथ साथ जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, और साथ ही आज जियाउर रहमान बर्क से उन्होंने पूछताछ भी की है। फिलहाल पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क का सामने बयान आया, उन्होंने बस एक ही बात कही है कि जब पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाएगी वो पूरा सहयोग करेंगे। समाचार के लिए मैं विवेक कश्यप, लखनऊ। यूपी के तमाम शहरों में गर्मी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप अभी से लोगों का हाल बेहाल कर रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। देश भर के ज्यादातर शहर इस समय गर्मी की चपेट में हैं। यूपी में भी गर्मी का पारा रिक रहा है। आए दिन गर्मी के ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर रही है। तेज धूप लोगों को सता रही है। हालात ये है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। गर्मी एवं हीट वेव का बढ़ता प्रकोप लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। यही कारण भी है कि लोग बाग अपने आप को बढ़ती गर्मी हीट वेव से बचने के लिए तरल पदार्थ का उपयोग भी करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी आने वाले 2-4 दिनों में गर्मी और भी बढ़ने वाली है, जिससे लोगों को और भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी का और भी प्रकोप बढ़ने वाला है, जिसमें से कि एक गाजियाबाद भी शामिल है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आज का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं लोग बाग इससे बचने के लिए जलजीरा, नींबू पानी तथा लस्सी का भी प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि अभी तो सिर्फ गर्मी की शुरुआत है और शुरुआती गर्मी ने ही लोगों की हालत पस्त कर दी है। हाँ, तो हम तो निकलते ही नहीं है ज्यादा बाहर, काम पड़ता है जब ही निकलते हैं। बॉडी को कवर करके चल रहे हैं पूरा। हाँ, अभी सनबर्न हो जाता है। अभी पूरा मुंह कवर करके जब चलेंगे। तो गर्मी बहुत है इस बार, बहुत ज्यादा सताने वाली गर्मी इस बार। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो देखो मई जून तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, गर्मी बहुत ज्यादा। वही है सर, शिकंजी ये पेप्सी की जगह शिकंजी पी लेते हैं, क्योंकि पेप्सी तो नुकसान करती कही है, इसलिए शिकंजी कभी कभार शिकंजी का। गाँव जाओ 12 में लेट जाओ, उससे बढ़िया कुछ ना। पूरी में ना हो बढ़िया होती तो अलग है, 12 में जाके ठंडे पानी में ना हो। ठंडे पानी में एकदम। अब शिकंजी पी रहे इससे राहत मिलती है गर्मी से? यूँ तो बस ये लिक्विड जाता रहना चाहिए, जरूरी है, पसीना भी तो निकल रहा। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में गर्मी का पारा कितना हाई होता है। प्रशासन की ओर से गर्मी से राहत दिलाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार का दिन यूपी के कई शहरों के लिए हादसों भरा रहा। कई शहरों में आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली, फिर वो चाहे लखनऊ हो या गाजियाबाद या नोएडा। आग लगने की खबरों से इलाके में हड़कंप का माहौल बना रहा। लखनऊ टू गाजियाबाद और नोएडा, आगजनी की तस्वीरें इन शहरों की सुर्खियां बनी रही हैं। सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद और तीसरी तस्वीर नोएडा की है। आगजनी की ये तीनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मंगलवार का दिन इन तीनों शहरों के लिए हादसों से भरा रहा। सबसे पहले आपको लखनऊ का हाल बताते हैं, जहां योजना भवन के पास स्थित यूपी डेस्को के ऑफिस में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सरकारी भवन में अचानक आग लगने से दफ्तर में रखी कई सरकारी फाइल जलकर राख हो गईं। हालांकि सुबह के वक्त ट्रैफिक कम होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया, लेकिन जरूरी फाइलों को नहीं बचा पाए। इधर पूरे हादसे पर सरकारी कर्मचारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर नोएडा के सेक्टर 5 स्थित दुकान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में अचानक आग लग गई, हालांकि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर लखनऊ से है, जहां दहेज के लालच में एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी। इधर पीड़ित परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की लालच में एक बेटी की बलि दे दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि पीड़ित परिवार यूपी के हरदोई का रहने वाला है और 18 फरवरी को लखनऊ में अपनी बेटी का विवाह करवाया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पीड़िता के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के परिवार से दहेज की मांग करने लगे। मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर डाली। इधर मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पीड़ित परिवार की माने तो शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा थाने में आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार आगे क्या क्या कदम उठाता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर नहीं। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट।